एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अध्याय 2। आज का हमारा टॉपिक है पूंजीवाद के गुण। तो इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे, पूरा डिटेल करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। पहले सारे पॉइंट देख लेते हैं, फिर डिटेल करेंगे। दूसरा है स्वचालित कारकरण। तीसरा है उत्पादन में वृद्धि तथा पूंजी निर्माण। चौथा हमारा आता है तकनीकी प्रगति। पांचवा आता है योग्यतानुसार पुरस्कार। छठवां आता है जीवन स्तर में सुधार। सातवां आता है अधिकतम संतुष्टि। अगर आप भी चाहते हैं इकोनॉमिक्स की नोट्स पूरी हाथ से लिखी हुई, आज ही चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको नोट्स पूरी फ्री में दी जाएगी, 1 रुपये कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पहला पॉइंट हमारा आता है अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। तो पूंजीवाद में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, अतः बाजार में केवल वही उत्पादन बने रह सकते हैं जो कि कुशल हों। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उत्पादक इस बात का प्रयत्न करता है कि वह अपनी वस्तु का निम्नतम लागत पर उत्पादन करे। सबसे बड़ी बात क्या होती है पूंजीवाद की? इसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। चलिए इस पॉइंट को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए साबुन का। ठीक है, किसका लेते हैं उदाहरण? लेते हैं साबुन का लेते हैं। आपको पता है कि बाजार में बहुत सारे साबुन आते हैं, तरह तरह के साबुन आते हैं। अब बाजार में वही साबुन रह सकता है जो कि कम लागत पे अच्छा उत्पादन करेगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता में हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन कर सकता है। इससे क्या होता है कि बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती है, जिस कारण से बाजार में वही व्यक्ति टिक सकता है जिसके अंदर कुशलता है, यानी कम लागत पे वस्तु का ज़्यादा निर्माण कर सकते हैं। यह तभी होगा जब अपव्यय में कमी आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपका था कि अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। चूंकि पूंजीवाद में क्या होता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, यानी हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उत्पादित कर सकता है। तो केवल वही उत्पादन बने रह सकते हैं जो कि कुशल हों। क्योंकि देखिए, जब बहुत सारे उत्पादक वस्तु निर्माण करेंगे तो जो उपभोक्ता है उसी वस्तु का उपभोग करेगा जो क्या हो, एक तो सस्ती कीमत हो और दूसरी उसकी गुणवत्ता क्या हो, अच्छी हो। यानी कीमत सस्ती कब होगी? जब लागत कम लगेगी। कम लागत में जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तभी उसकी कीमत कम हो सकेगी। यानी कम लागत पर उत्पादन वही कर सकता है जो कुशल हो और अपव्यय को कम करे। ठीक है, इसलिए पहली विशेषता इसकी यही है कि अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। जो व्यक्ति कुशल नहीं है वह पूंजीवाद में नहीं टिक सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है स्वचालित कारकरण। पूंजीवाद में समस्त आर्थिक कारकरण में सामंजस्य हेतु किसी नियोजन अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है, वरन बाजार शक्तियाँ व कीमतों की क्रिया प्रतिक्रिया कीमतों द्वारा यह स्वतः हो जाता है। यानी पूंजीवाद में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें सामंजस्य हेतु किसी भी तरह के नियोजन अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है। बाजार की शक्तियाँ और कीमतें क्या करती हैं, खुद ही कीमत यंत्र द्वारा यह स्वतः हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बाजार में वही वस्तु टिक पाती है जिसकी क्या हो, मांग ज़्यादा हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी। देखिए मान लीजिए कि बाजार में टमाटर की मांग ज़्यादा है। ठीक है, टमाटर की मांग ज़्यादा है। अब टमाटर की मांग ज़्यादा है तो कीमत अगर इसकी क्या हो जाए, बढ़ जाए, टमाटर की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो धीरे धीरे खुद है स्वतः ही टमाटर की मांग क्या होगी, घट जाएगी। यानी किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का जो सामंजस्य है वह बाजार शक्तियाँ व कीमतों की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा कीमतों द्वारा स्वतः हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं उत्पादन में वृद्धि तथा पूंजी निर्माण। तीसरा हमारा पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि तथा पूंजी निर्माण। इसमें निजी संपत्ति के अधिकार की वजह से व्यक्ति अधिकतम
लाभ प्राप्त करना चाहता है, अतः वह अधिक उत्पादन करता है। अधिकार के कारण व्यक्ति अधिक बचत करते हैं, जिससे देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, उत्पादन में वृद्धि। तो इसमें निजी संपत्ति के अधिकार की वजह से व्यक्ति क्या करना चाहता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी संपत्ति निजी है, खुद की संपत्ति है, तो वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करे। और यह तभी संभव है कि जब वह ज़्यादा उत्पादन करेगा, तभी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य से वह क्या करता है, ज़्यादा उत्पादन करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो उत्तराधिकार के अधिकार के कारण, यानी इसमें वह अपने अधिकार उत्तराधिकारी को सौंप सकता है, इसलिए वह क्या करता है, अधिक बचत करता है और देश में क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है। जैसे आप लोग के माता पिता क्या करते हैं, जो ज़मीन है मालिक क्या कहते हैं कि ज़मीन नहीं बेचना, हमारे बेटों के लिए होगी, या पैसा जोड़ते हैं किसके लिए, आपके लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी ज़मीन है या जो संपत्ति है उनके बेटों को प्राप्त होगी, इसलिए वे क्या करते हैं, पूंजी का निर्माण भी कर लेते हैं, देश में पूंजी की बचत भी होती है। यानी जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि उत्पादन वृद्धि तथा पूंजी निर्माण, यानी कि जब निजी संपत्ति में उनको खुद को अधिकार होता है, तो वे क्या करते हैं, ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से क्या करते हैं, वो वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करते हैं, जिससे कि उत्पादन वृद्धि होती है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, वे अपनी संपत्ति को, अपनी पूंजी को उत्तराधिकारी को सौंपने के उनको अधिकार प्राप्त होता है, जिस कारण से वे बचत भी करते हैं, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तकनीकी प्रगति। उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके ही अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। जो उत्पादक होता है वह वस्तुओं का निर्माण कम लागत पे करके ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने के लिए यह नई नई उत्पादन पद्धतियों तथा तकनीकी रीतियों का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे तकनीकी प्रगति होती है। देखिए, जो उत्पादक होता है उसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करे, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सके। इस हेतु क्या करते हैं, नई नई तकनीक का प्रयोग करते हैं। आसान बात समझाऊं मैं, अगर जैसे किसान लोग होते हैं, पहले क्या करते थे, अपना खेत मजदूरों से कटवाते थे, तो उनको क्या लगता था, ज़्यादा पैसे लग जाते थे। अब मशीन आ गई है, मशीन कम लागत पे क्या करती है, कटाई कर देती है। या फिर बहुत सारी तकनीकें हैं जो कि कम लागत पे ज़्यादा उत्पादन कर सकती हैं, क्योंकि जब मनुष्य बनाएगा उसे समय भी ज़्यादा लगेगा और खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन मशीनों के माध्यम से, नई नई तकनीकों के माध्यम से कम लागत पे ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए क्या करते हैं, जो पूंजीवादी होते हैं वे नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। यह तभी संभव होगा जब कम लागत पे ज़्यादा उत्पादन हो। फिर हमारा 5वां पॉइंट आता है, योग्यता अनुसार पुरस्कार। जो उत्पादक जितना अधिक योग्यता जोखिम उठाने वाला होता है, उसे उतना अधिक लाभ प्राप्त होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वही व्यक्ति लाभ अधिक कमा सकता है जो योग्य हो तथा जिसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता हो, क्योंकि जितना ज़्यादा जोखिम लेगा उतना ही लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार उत्पादकों को योग्यतानुसार पुरस्कार मिलता है। यानी जो व्यक्ति जितना योग्य होगा, कुशल होगा, वह अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, जितना ज़्यादा जोखिम लेगा वह उतना ही क्या कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसमें योग्यता अनुसार पुरस्कार मिलता है, क्योंकि जो पूंजी बात होता है इसमें मुख्य हमारा उपभोक्ता होता है, जो वस्तुओं को उपभोग करता है, क्योंकि उसी की इच्छा अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यानी जो ज़्यादा जोखिम लेगा, ज़्यादा योग्यता से कार्य करेगा, वही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। यानी जिन चीज़ों के लाभ होते हैं उनके दोष भी होते हैं। तो हम बात करेंगे पूंजीवाद के दोष। पहला है आर्थिक असमानताएं, दूसरा है व्यापार चक्र, तीसरा है वर्ग संघर्ष, चौथा है श्रमिकों का शोषण, पांचवा है अनार्जित आय, छठवां है सामाजिक कल्याण की उपेक्षा और सातवां है प्रतियोगिता के अपव्यय। अब चलिए सबको डिटेल करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है आर्थिक असमानताएं, तो कीमत तंत्र, निजी संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, स्वतंत्र व्यवसाय आदि की वजह से पूंजीवाद में आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती हैं। इस आर्थिक असमानता की वजह से पूंजीवाद में अवसरों की असमानता का भी जन्म होता है। देखिए,
पहला क्या है, आर्थिक असमानताएं। तो कीमत तंत्र, निजी संपत्ति अधिकार, जैसे मैंने आपको बताया कि पूंजीवाद में क्या होता है, निजी संपत्ति का अधिकार होता है, वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति रख सकता है। उत्तराधिकार का अधिकार, यानी कि वह अपना जो संपत्ति है अपने उत्तराधिकारी को दे सकता है। स्वतंत्र व्यवसाय, यानी अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय कर सकता है। आज की वजह से क्या होता है कि समझिए बात को, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसने 500 करोड़ कमाए। अब इसको उत्तराधिकारी का अधिकार है कि यह पूंजी अपने उत्तराधिकारी दे सकता है। तो 500 करोड़ कहाँ चले गए, इसके बेटे के पास चले गए, यानी आम जनता के पास नहीं जा पाए। अब ये क्या करेगा, इससे कुछ स्वतंत्र व्यवसाय कर सकता है। तो लाभ ज़्यादा कौन कमाएगा, यही व्यक्ति कमाएगा, यानी इसकी पूंजी दूसरों पे नहीं जा पाएगी। इस कारण से क्या होता है, आर्थिक असमानताएं बन जाती हैं। ठीक है, इस आर्थिक असमानता की वजह से पूंजीवाद में अवसरों की असमानता का जन्म होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन पूंजी की कमी कारण वे अपनी प्रतिभा को नहीं निखार पाते हैं। आर्थिक असमानता का मतलब है किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति या पूंजी होना, किसी के पास बहुत कम होना, किसी के पास मीडियम में होना, यानी कि आर्थिक चीज़ों का कम ज़्यादा का बंटवारा। फिर आता है दूसरा, व्यापार चक्र। पूंजीवाद में एक दोष व्यापार चक्र का उत्पन्न होता है। कभी मुद्रास्फीति तो कभी आर्थिक मंदी आती रहती है। यद्यपि इस चक्र की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, फिर भी 7 से 11 वर्षों के अंतराल पर समानतः अनेक देशों में इसकी पुनरावृत्ति पाई जाती है। यानी कभी कभी क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है, यानी मुद्रा, और कभी कभी क्या होता है कि आर्थिक मंदी आ जाती है, यानी कभी पैसे की कीमत बढ़ जाती है, कभी पैसे की कीमत घट जाती है। इस कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ऐसा लोग का मानना है कि 7 से 11 वर्षों के बाद यह पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता रहता है। व्यापार चक्र मतलब व्यापार घूमता रहता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा रुपए है या करेंसी जो होती है उसमें परिवर्तन आता रहता है। कभी उसकी मांग, यानी उसकी कीमत बढ़ जाती है, कभी उसकी कीमत घट जाती है। इससे क्या होता है कि कभी कभी महंगाई बढ़ जाती है या कभी कभी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। फिर अगला आता है वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद में आर्थिक असमानताओं के कारण समाज गरीब, अमीर, श्रमिक, पूंजीपति वर्गों में विभाजित हो जाता है। इन दोनों के हितों में परस्पर विरोध होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यानी कि दो पक्ष हो जाते हैं, एक हमारे अमीर हो जाते हैं, एक गरीब हो जाते हैं, और इनमें क्या होता है, एक दूसरे में विरोध होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आप सबको पता है कि एक वर्ग के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत लोग अमीर हैं, और एक हिस्सा कैसा है जो बहुत ज़्यादा गरीब है। फिर आता है श्रमिकों का शोषण। पूंजीवाद में व्यापार चक्रों का आर्थिक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है, जिससे श्रमिकों को बेरोजगारिता, असुरक्षा का भय बना रहता है। मैंने आपको बताया कि जो व्यापार चक्र चलता है, कभी मंदी आ जाती है, कभी मुद्रा की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जो व्यापार अनियंत्रित रूप से चलता रहता है, इसमें लोग डर रहता है, जो श्रमिक होते हैं, कि कहीं उनका रोजगार ना छूट जाए, तो इसमें उनको डर लग रहता है। वह पूंजी पर आश्रित हो जाते हैं, जिसका पूंजीपति लाभ उठाते हैं तथा श्रमिकों का शोषण करते हैं। अब चूंकि उनको डर है, तो किस में आश्रित हो जाते हैं, पूंजीपति पे आश्रित हो जाते हैं, जिस कारण से वे क्या करते हैं, पूंजीपति लोग उनका शोषण करते हैं, उनसे ज़्यादा काम कराएंगे, मजदूरी कम देंगे। अनार्जित आय। पूंजीवाद में एक ऐसे वर्ग का उदय हो जाता है जो बिना प्रयत्न किए उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति से अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। इस प्रकार यह प्रणाली सामाजिक परिजीविता को बढ़ावा देती है। अनार्जित आय मतलब समझें कि जैसे किसी के पिता ने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली, ठीक है, अब उसके उत्तराधिकारी को संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी बिना किसी परिश्रम के, बिना कार्य किए उसको संपत्ति प्राप्त हो गई। तो इससे क्या होता है, सामाजिक परिजीविता को बढ़ावा मिलता है। यानी कि कहने की बात है, अगर किसी का पिता अमीर है तो उसका बच्चा भी क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है, बिना किसी मेहनत के,
ये इसका एक बहुत बड़ा दोष है। आगे हम और समाजवाद के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।